इज़राइल को वही हुआ इज़राइल में जो होना था। देर सवेर इज़राइल के लोगों का भरोसा टूटना था और अब इस शख्स का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। हिटलर के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा विवादित शख्स। इसके खिलाफ अब इज़राइल में बगावत शुरू हो गई है। इज़राइल के रक्षा मंत्री गैलेंट को बर्खास्त कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि गैलेंट जो है वो घोर दक्षिणपंथी हैं, लेकिन सोचिए, घोर दक्षिणपंथी गैलेंट भी अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पट नहीं रहा है। मैंने बार बार कहा था कि ये युद्ध बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए की है, और जैसे ही युद्ध के समय में कोई अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर, इसका मतलब है कि युद्ध का अंदाज उस देश में कुछ भयानक चल रहा है। वही अमेरिका में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहली बात तो बताऊंगा कि सोचिए, देश दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बैलेट पेपर से चुनाव कराता है या ईवीएम से। ईवीएम से नहीं कराता है, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। जहां ईवीएम बना, जो दुनिया का टेक्नोलॉजी वाला है, जो रॉकेट बनाता है, जो सुपर कंप्यूटर बनाता है, जो गूगल एक्स, सारे टेक्निकल चीज़ों में जो अमेरिका आगे है, वो चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल करता है। और क्या कमला हैरिस जीत पाएंगी या ट्रंप जीत पाएंगे? और ट्रंप जीतते हैं तो क्या होता है, क्या असर पड़ेगा इसका भारत के रिश्तों पर? कमला हैरिस जीतती हैं तो क्या असर पड़ेगा इसके भारत के रिश्तों पर? और साथ ही ट्रंप या कमला हैरिस, कौन भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, और इजराइल उस पर इसका कैसे असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इजराइल कहाँ अपने आप को सुपर पावर कहता था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लगभग 1 साल और 1 महीना होने वाला है इस युद्ध को। 7 अक्टूबर 2023 को ये युद्ध शुरू हुआ था और अब नवंबर है और आज 6 नवंबर है, मतलब ठीक 1 साल 1 महीना लगभग हो चुका है। मैंने पहले दिन से कहा था कि ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ नहीं था। ये युद्ध बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए की थी, जो हिटलर के बाद सबसे ज्यादा विवादित और जनसंहार के लिए जाना जाएगा। सोचिए, इतना नरसंहार तो अमेरिका ने इराक में नहीं किया था, अफगानिस्तान में नहीं किया था, वियतनाम में भी इतना नरसंहार नहीं हुआ था जिसकी दुनिया भर में आलोचना हुई। लेकिन सोचिए, आज भी अमेरिका पर सबसे बड़ा बदनामी का जो धब्बा है वो वियतनाम पर हमला है। आज भी इराक और अफगानिस्तान पर हमला उसके ऊपर धब्बा है। लेकिन सोचिए कि 21वीं सदी में जब सोशल मीडिया है और मीडिया है, उसके बाद भी दक्षिण पंथ के आगे दुनिया कैसे घुटने टेक रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को विस्थापित कर दिया है। 25 से 30 लाख आबादी तो फिलिस्तीन की है, जो पूरी तरह से विस्थापित है। अब लेबनान की आबादी जो है वो विस्थापित है, और खुद 1 करोड़ की आबादी जो है इजराइल में, उसमें से 50 लाख लोग अब विस्थापित हो रहे हैं या डर के साये में जी रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को इसलिए शुरू किया था ताकि उसके देश में जो उसका विरोध हो रहा था, उसे सत्ता खोने का डर था, और इसीलिए उसने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। अब तक सोचिए, अब तक इजराइल इस बात को स्थापित कर चुका था कि वो हिंसा का शिकार है, वो आतंकवाद का शिकार है, और हमास आतंकवादी है, हिजबुल्ला आतंकवादी है, हूती आतंकवादी है, और यहाँ तक कि ईरान भी आतंकवाद को समर्थन करता है। जब तक 7 अक्टूबर 2023 तक के हमले नहीं हुए थे और जब ये युद्ध 1 साल नहीं चला था। लेकिन आज दुनिया को समझ में आ गया है कि सिर्फ इन देशों की गलती यही है कि ये देश मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, और इस्लामोफोबिया के शिकार ये यहूदी, ये हिटलर, जो जिस तरह की संज्ञा दी जा रही है हिटलर शाही, इन लोगों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, उससे भी ज्यादा संख्या में लोगों को मौत का शिकार होना पड़ रहा है और विस्थापित होना पड़ रहा है। लाखों लोगों को मार दिया गया, 1 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए हैं, जबकि ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच हो रहा है। सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया लड़ रही थी। उस समय उतनी सचेत नहीं थी दुनिया, लेकिन इस शख्स ने, बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अब इसका देश में विरोध हो गया है। रक्षा मंत्री से इसकी लड़ाई हो गई है, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, सरकार भी गिरने वाली है। कई ऐसे ग्रुप हैं जिसने साफ कहा है कि हम
समर्थन वापस लेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू को वो सब भुगतना पड़ेगा जिसकी वजह से उसने ये युद्ध छेड़ा था। और गैलेंट ने कहा कि गठबंधन का हिस्सा अति रूढ़िवादी हरेदी पार्टी ने कानून पारित न होने पर गठबंधन को गिराने की धमकी दी है। तो हरेदी पार्टी ये गठबंधन की सरकार चला रहा था शख्स, और देश को राष्ट्रवाद के नाम पर इसने युद्ध में धकेल दिया। और देर सवेर अब इसका जो सच है वो दुनिया के सामने आ रहा है। और सोचिए इस युद्ध में क्या निकला। इस युद्ध में ये निकला कि मुस्लिम राष्ट्र और एकजुट हुए, रूस और चीन को मौका मिल गया, लेकिन भारत का जो स्टैंड है वो अभी भी ठीक है, शानदार है। लेकिन सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू की सच सामने आने लगा है। खुद इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, मैं बार बार कह रहा था ये शख्स सिर्फ सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए इसने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया, मिडिल ईस्ट को युद्ध में धकेल दिया। सोचिए इस युद्ध से जहां इजराइल, फिलिस्तीन और लेबनान के लोग प्रभावित हैं, मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, अस्पताल, स्कूल सब बर्बाद हो गया क्योंकि इस आदमी को सत्ता चाहिए था। इस आदमी के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहे थे। इसने अपने ही देश के 50 लाख लोगों की जिंदगी अधर में डाल दी। और एक जो डेवलप देश था, एक जो टेक्नोलॉजी से फुरा हुआ देश था, वो अब कितना पीछे चला गया आप समझने की बात है। तो जब भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या तानाशाह आपको ब्रेड बटर के बदले, विज्ञान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के बदले आतंकवाद के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेले, चाहे कोई भी मुल्क हो, तो आपको समझना चाहिए। मुसोलिनी भी इसी तरह राष्ट्रवाद की बात करता था, हिटलर भी इसी तरह नस्ल की बात करता था, जातिवाद की बात करता था, और उसने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। तो ये नए हिटलर हैं और ये अब इनका देश में विरोध शुरू हो चुका है और ये शख्स अब अपने ही मंत्रियों से घिर गया है। तो सोचिए इसका जब मंत्री इसके खिलाफ है तो बाकी लोग तो इसका विरोध कर ही रहे होंगे। वहीं अमेरिका चुनाव में नतीजे क्या आएंगे उस पर निर्भर करेगा। अगर ट्रंप की वापसी होती है तो यकीनन ये युद्ध खत्म होगा। कमला हैरिस की वापसी होती है तो भी यकीनन ये युद्ध खत्म होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब बेलगाम हो चुका है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद थोड़ा और इजाफा हो सकता है युद्ध में, क्योंकि ट्रंप खुद दक्षिणपंथी है और उसने इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को मुद्दा बनाकर चुनाव भी लड़ा है। लेकिन अगर कमला हैरिस आती हैं, वो भारतीय मूल की हैं, वो अप्रवासी भारतीय हैं, तो वो इस युद्ध को विराम लगा सकती हैं जो बिडेन के मुकाबले ज़्यादा कारगर तरीके से, क्योंकि अप्रवासी के तौर पे वो तकलीफ़ों को समझती हैं। वहीं अमेरिका के चुनाव का भारत के साथ क्या असर पड़ेगा। अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। एलन मस्क ने खुद कहा है, ट्रंप ने खुद कहा है कि बाहरी लोगों को निकालेंगे। लेकिन अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो भारतीय जो वहाँ लोग रह रहे हैं या जो और भारत के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए आसान होगा। दुनिया भर के जो अप्रवासी हैं जो अमेरिका को अपना कार्यक्षेत्र मानते हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी इकॉनमी है, ताकतवर देश है, सुविधाओं के मामले में शानदार देश है, लोग वहाँ जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेहतर होगा। और कमला हैरिस अगर आती हैं तो एक बेहतर दुनिया और बन सकती है, क्योंकि एक महिला भी हैं, खुद उन्होंने अप्रवासी होने का दर्द भी झेला है। तो वो ऐसी कोई नीति नहीं बनाएंगी जिससे कट्टरता को ये मिले। और आज के दुनिया में, ग्लोबल दुनिया और भारत के लिहाज से तो भारत के टॉप बड़ी अमेरिकी कंपनियों में भारत के लोग हैं, चाहे वो सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो या फिर इंदिरा नूई हो। भले भारत के जो भक्त हैं वो ट्रंप के साथ हों, सोचिए भारत के जो जातिवादी मनुवादी हैं ये लोग हमेशा कट्टरता के साथ रहते हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे हिटलर हो, चाहे ट्रंप हो। लेकिन अगर आप इंसानियत को मानते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, तो कमला हैरिस ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हैं और वो कांटे का टक्कर है। देखते हैं मुकाबला क्या होता है। लेकिन अमेरिका ने ट्रंप को लगभग एक बार नकार दिया था, क्योंकि किस तरह से ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव हारे तो व्हाइट हाउस पर किस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से कब्जा कर लिया गया था, ये भी अमेरिका को याद है और दुनिया भर के लोगों ने जमकर वोट दिया है। लेकिन वही है कि वहाँ भी एलन मस्क के तौर पर नस्लवाद पनप रहा है, ट्रंप के तौर पर नस्लवाद पनप रहा है, तो बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन दुनिया भर के लोगों के लिए कमला हैरिस ज़्यादा बेहतर राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति साबित होंगी। भारत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन एक बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पोल पट्टी अब खुलने लगी है और अपने ही देश में अब उसके रक्षा मंत्री ने बगावत की। पहला मौका है जब इस तरह के युद्ध के समय आपका रक्षा मंत्री आपसे अलग हो जाए। इसका मतलब है
कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अब सत्ता गंवाने की समय आ गया है। जहां इजराइल में उनका विरोध हो रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, वहीं हमास, हूती और हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो आपको अपडेट करना था, क्योंकि दुनिया का इससे दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का दुनिया भर प्रभाव पड़ रहा है। ईरान अभी भी सोचिए, ईरान मोर्चे पर डटा हुआ है, तो युद्ध जितना भयानक होगा, दुनिया में इकोनॉमी उतनी ही पीछे चली जाएगी। लेकिन ये जातिवादी मनुवादी मीडिया नहीं समझेंगे जो इस्लामी फोबिया के शिकार हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।